नमस्कार। भाषा ज्ञान गंगा के इस मंच पर मैं एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी समय से हम लोगों ने आगे की श्रृंखला को जोड़ने की कोशिश नहीं की। चलिए आज एक प्रयास करते हैं छोटा सा कि हम लोग कैसे उस भाषा के स्वरूप को समझ सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पहली श्रृंखला में पहली कड़ी में ये समझने का प्रयास किया था कि हम लोग खानाबदोश जीवन से निकल कर आए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने ना तो हमें बोलने का पता था, ना हम लोगों के पास कोई ऐसा माध्यम था जिसके ज़रिए हम लोग समाज से रूबरू हो पाते। तो धीरे धीरे हम लोगों ने विकास किया है। जैसे जैसे हम लोगों ने विकास किया है वैसे ही हमारी जो हमारे माध्यम है हमारा एक दूसरे से संप्रेषण का, उसने भी विकास किया है। और उस विकास के स्वरूप को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उस कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिस कड़ी के माध्यम से आज हम लोग ये जान पाएंगे कि यथासंभव भाषा का जो स्वरूप जो हम लोगों ने पिछले एक कड़ी में निर्धारित किया था, उसको आगे हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि जो समाज में इस समय की स्थिति है या जो समाज में उस समय की स्थिति थी, वहाँ पर लोगों का आपसी जो तारतम्य था वो उसमें अंतर है। वहाँ पर भी जब हम लोग खानाबदोश जीवन की अगर बात करेंगे तो वहाँ की जो स्थिति है वो भी हमारे लिए सहज नहीं थी, क्योंकि जीवन के प्रथम पड़ाव पे हम लोग थे और उस पड़ाव के चलते किसी से भी हम लोग परिचित नहीं थे। जब परिचित नहीं थे तो वैचारिक आदान प्रदान या संप्रेषण का तो कोई स्वरूप ही नहीं ठहरता है। तो चलिए आज के इस कड़ी में हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस स्वरूप को, इस स्थिति को। जो भाषाई स्थिति थी उसमें विशेष तौर से देखा जाए तो जो समस्त विश्व की भाषा के ऊपर हम लोग पहले विचार विमर्श कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जो सारा संसार है या जो उस समय की भाषा के अनुरूप क्षेत्र निर्मित हुआ, तो क्या सारे के सारे लोग जो हैं वो एक ही स्थिति में रहते हैं या एक ही स्थिति में बातचीत करते हैं या एक ही स्थिति में वैचारिक आदान प्रदान करते हैं, ये हमें जानना है। तो उस स्वरूप, उस स्थिति को समझने के लिए, उसे जानने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा परिवेश हम लोगों को देखना है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक छोटी सी बात कही जाती है कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले बानी। तो ये तो वर्तमान स्थिति है, तो वर्तमान स्वरूप है जो हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर इस तरह की स्थिति है तो फिर उस भाषाई स्वरूप को तय करने की ज़रूरत है, जिस भाषाई स्वरूप के माध्यम से हम लोग इस संसार में आपसी आदान प्रदान करते हैं। तो जब भाषा का निर्माण हुआ था उस समय भाषा की जो स्थिति है वो एक जैसी नहीं बनी। जो भाषाई स्वरूप है उसमें अलग अलग स्वरूप, अलग अलग स्थितियां हमारे सामने आई और उन स्थितियों के माध्यम से हम लोगों ने अपने आप को विभाजित करके रखा। अब समस्त विश्व की भाषा एक जैसी नहीं हो सकती, समस्त संसार की भाषा एक जैसी नहीं हो सकती और उस भाषा का जो परिवेश है, उस भाषा की जो स्थिति है वो अपनी भौगोलिक स्थितियों और परिस्थितियों के हिसाब पर निर्धारित होती है। लोग जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस वातावरण पे वो निर्भर करता है कि वो किस तरह की परिस्थितियाँ और किस तरह के वातावरण में वो रहते हैं।
जब हम लोगों ने भाषा के स्वरूप से निकलकर एक नई स्थिति तैयार की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि हम लोग मूक स्थिति से निकलकर, पहले मूक थे, बोलना नहीं आता था, उसके बाद हम लोगों ने आवाज़ें सीखी, उसके बाद हम लोगों ने चिन्ह सीखे, उसके बाद हम लोगों ने उसको अक्षरों तक लेके आए, उसको जोड़ना सीखा, उसका स्वरूप सीखा, उसका सार्थक और निरर्थक स्वरूप सीखा। उसी परिवेश को, उसी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे कि समस्त विश्व की जो भाषा है वो अगर एक सी नहीं है तो वो किस तरह के परिवेश में हमें देखने को मिलती है। तो जब भाषा का निर्माण हुआ और उस सारे संसार को उसमें जांचने आंकने का प्रयास किया गया तो वहाँ पर 4 स्वरूप एक ऐसे दिखे, 4 स्थितियाँ ऐसी दिखी जिसे हम लोग वर्तमान समय में भाषा खंड के नाम से जानते हैं। उनमें 4 जो स्वरूप, 4 जो परिवेश, 4 जो समूह ऐसे बने जहाँ पर अलग अलग स्वरूप, अलग अलग स्थिति में वैचारिक आदान प्रदान होता था। इनमें सबसे पहला जो समूह हमारे विश्व में देखा गया वो है अफ्रीका का खंड, जो आपके बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रहा है। अफ्रीका का खंड है और इस अफ्रीकी खंड में आगे चलकर 4 भाषा परिवार हैं, बुशमैन, वांटू, सूडान और हेमेटिक सेमेटिक। कुछ विद्वान हेमेटिक सेमेटिक को अलग अलग परिवार की दिशा में देखते हैं, अलग अलग स्वरूप की दिशा में देखते हैं। लेकिन एक स्थिति यहाँ जानने वाली है, एक स्वरूप यहाँ जानने वाला है कि जब हम लोग अलग अलग स्थितियों में हैं तो हम लोग उस स्वरूप, उस परिवेश को जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, उसे समस्त संसार से जोड़ेंगे कैसे। उस परिवेश में, उस स्थिति में एक तो जो माध्यम है वो भाषाई तौर पे हर परिवार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से दूसरा स्वरूप आपके सामने है बिल्कुल यूरेशिया खंड, जो यूरोप और एशिया का मिला जुला स्वरूप है, जिसमें लगभग आगे चलकर 9 भाषा परिवार आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हेमेटिक सेमेटिक परिवार है जो अफ्रीका खंड में है, वही हेमेटिक सेमेटिक परिवार आपको यूरेशिया खंड में भी देखने को मिल रहा है। इसका कारण, इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो माध्यम है एक से दूसरे खंड से जुड़ने का, वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये भाषाई स्वरूप जो है वो हमारे उस माध्यम से हम लोग समस्त संसार को एक दूसरे से जोड़ता हुआ देख पा रहे हैं। आप समझ के देखिए कि हेमेटिक सेमेटिक और ये अफ्रीका खंड और यूरेशिया खंड में हेमेटिक सेमेटिक दोनों स्थितियों में होने का मतलब है कि यूरेशिया और अफ्रीका में आपसी संबंधों का, आपसी स्वरूपों का जो एक माध्यम है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे काकेशियन परिवार है, यूराल अल्टाइक है, चीनी है, द्राविड़ है, एस्ट्रो-एशियाटिक है, जापानी कोरियाई है, मलय पॉलिनेशियन है, भारोपीय है। कुछ भाषाएं जो हैं वो हमारे संसार में, हमारे विश्व में जो हैं वो परिवार की श्रेणी में नहीं आती हैं। कुल मिला के उनका कोई परिवार निश्चित नहीं हो पाया। तीसरे स्थान पे है प्रशांत महासागरीय खंड, जिसमें आप ये मलय पॉलिनेशियन परिवार को आप देख पा रहे हैं। वही मलय पॉलिनेशियन परिवार जो आपने यूरेशिया खंड में भी ऊपर देखा। कुछ लोग इसे कई परिवारों का समूह मानते हैं। समूह मानने का मतलब ये है कि हम लोग उस स्थिति, उस परिवेश को हम लोग एक दूसरे से जुड़ने के माध्यम के रूप में देखते हैं। अलग परिवार होंगे, अलग लोग होंगे, अलग स्थितियां होंगी, लेकिन भाषाएं, परिवेश के कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो यूरेशिया से प्रशांत महासागरीय खंड परिवार में भी देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोग यूरेशिया और प्रशांत महासागरीय जो खंड हैं उनका आपस में कहीं ना कहीं कोई
कोई संबंध या स्वरूप जो है वो उसके संकेत देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है अफ्रीका खंड, अमेरिका खंड, क्षमा चाहूँगा, अमेरिकी परिवार। कुछ लोग इसमें लगभग 100 परिवार मानते हैं, 100 से भी ज़्यादा स्थितियाँ इस परिवार में मानते हैं, लेकिन जो आपने कुल मिला के ऊपर ये 4-5 स्थितियाँ देखी हैं, वही स्थितियाँ आपको इस परिवार में भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आके हम लोगों को ये लगता है कि समस्त परिवार जो है उनके वैचारिक आदान प्रदान का जो स्वरूप है वो लगभग कहीं ना कहीं से मेल खाता है, सुमेलित होता है, जिसकी वजह से हम पारिवारिक दृष्टिकोण में एक दूसरे को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। यहाँ हम लोगों ने ये देखने का प्रयास किया कि हम लोग 4 भाषाई खंडों में अलग अलग दृष्टिकोण में रहते हैं, अलग अलग तरह से हम लोग वैचारिक आदान प्रदान करते हैं और उसे जानकर या समझकर देख पाते हैं, जिससे हम लोग समस्त संसार में अपना एक जो वसुदैव कुटुंबकम वाली स्थिति है उसे हम लोग साकार कर पाते हैं। इसके बाद आप लोग ये देख पाएंगे, यहाँ पर शायद थोड़ा सा कम स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। अब अपनी हिंदी भाषाई परिवार को समझने के लिए हम लोगों को भारतीय भाषा परिवार को देखने की ज़रूरत है। अब भारतीय भाषा परिवार के स्वरूप को जानने के लिए हम लोगों को ये बिल्कुल ठीक सामने एक छोटा सा चित्र आपके है, भारत हिती स्वरूप को जानने की ज़रूरत है हम लोगों को। अब जो भारत हिती परिवार है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि यूरोप, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की हज़ारों बोलियां और भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं, जो भारत हिती परिवार है। और उसी परिवार के 2 हिस्से आगे चलकर होते हैं, जिसमें हिती और भारोपीय 2 स्वरूप सामने आते हैं। और वही भारोपीय स्वरूप जो है वो आगे चलकर ग्रीक, भारत ईरानी और लैटिन आदि स्वरूपों में वो परिवर्तित होता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जो भारत हिती परिवार है उसमें आप लोगों को समस्त खंडों की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो जीवित या मृत जो भी हैं वो उसका आपको सम्मिलित स्वरूप उसमें देखने को मिल जाता है। इस वंश वृक्ष को आप कुछ इस तरह से जान सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। जो भारत हिती या भारोपीय हिती परिवार है उसमें एस्ट्रोलियन है, लीडियन है, लीसियन है, हीरो ग्लाइफिक है, प्लेइक है, लुवियन है, हिती व हिटाइट है। बिल्कुल दूसरा जो भारोपीय परिवार है उसमें हम लोगों को 2 स्वरूप, 2 स्थितियां देखने को सामने मिलती हैं जो विशेष तौर से देखने वाली हैं। वो ये कि एक जो भारोपीय परिवार का हिस्सा है वो केतुम के रूप में देखा जा सकता है और दूसरा जो है वो सतम के रूप में देखा जा सकता है। जो भारोपीय परिवार है वो आगे चलकर, जो मैंने जैसे कहा, 2 हिस्सों में बंट जाता है। उन 2 हिस्सों का जो स्वरूप है वो आप लोगों के बिल्कुल ठीक सामने है। जो भारोपीय परिवार का केटुम वर्ग है उसमें केल्टिक, ट्यूटानिक, जर्मन जिसे कहते हैं, लैटिन, हेलेनिक, हिटाइट और तोरवारी जैसी भाषाओं का जो स्वरूप है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को सतम वर्ग में इलीरियन, अल्वेरियन, वेनियन जिसे कहते हैं, बाल्टिक, स्लेवोनिक, आर्मेनियन और अंतिम और 5वां आर्य भाषा परिवार है। और ये जो आर्य भाषा परिवार है ये विशेष तौर से इंगित करता है कि यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहां हम लोगों को जाना है, जहां हम लोगों को पहुंचना है। कहने का तात्पर्य ये कि जो भाषाई वर्ग हैं, जो भाषाई स्थितियां हैं, जो हम लोगों ने शुरू में बोलना सीखा, जो हम लोगों ने चिन्ह बनाना सीखे, जो हम लोगों ने ध्वनि आवाज़ निकालना सीखी और उसके माध्यम से एक ऐसे वैचारिक स्वरूप का संप्रेषण के माध्यम का निर्माण किया था, वो स्वरूप
4 खंडों में विभाजित होने के बाद जो हमारा भारतीय भाषा परिवार है उसमें हम लोग आर्य भाषा परिवार में आके अपने स्वरूप और अपनी स्थिति को देख पाते हैं। यही वो भारोपीय परिवार के सप्तम वर्ग के आर्य परिवार में 3 जो परिवार सम्मिलित हैं उसमें बिल्कुल सामने आपके लिखा है ईरानी भाषा वर्ग है, दर्द भाषा वर्ग है और भारतीय भाषा वर्ग है। यही वो वर्ग है जिसमें हम लोग अपनी भारतीय भाषाओं, भारतीय बोलियों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और यहीं से अपने भाषाई विकास का दृष्टिकोण जो है वो तय करते हैं। तो आज के इस श्रृंखला में बस इतना ही। आगे हम लोग भाषा के अलग स्वरूपों को जानेंगे, समझेंगे, उनको एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भाषा का निर्माण होता है, किस तरह से भाषा की जो स्थिति है वो तय होती है। उसे हम लोग अगली श्रृंखला में जानने का प्रयास करेंगे। कृपा करके इस मंच पे अगर आप नए हैं तो इससे जुड़िए, इसको समझिए, इसको पसंद कीजिए और लोगों में भी इसको बताने की कोशिश कीजिए कि भाषा का जो स्वरूप